टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के ऊपर। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम लोग कॉमनली बचपन से वाटर साइकिल के नाम से जानते आ रहे हैं। अब आखिरकार वाटर साइकिल होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? देखो बहुत ही सिंपल सा है। ये जो वाटर है, मान लो ओशन में वाटर है, लेक्स में वाटर है, रिवर्स के थ्रू वाटर मिल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर है, इन सब से वाटर जो भी लिक्विड फॉर्म में है, वो इस तरीके से सर्कुलेट हो, इस तरीके से एक्सचेंज हो कि वो कभी लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए, गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो, या फिर गैसेस फॉर्म से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो, और फिर ये प्रेसिपिटेट करे नीचे की तरफ। इन सब के अंदर जो भी कुछ बेसिक प्रोसेस हैं, जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एक इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, और एक प्रेसिपिटेशन। इन चार बेसिक जो प्रोसेस हैं, इनके थ्रू ये जो वाटर एक्सचेंज का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें वाटर एक फॉर्म ऑफ स्टेट से दूसरे फॉर्म ऑफ स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। बिल्कुल सिंपल सा है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं हम, कुछ भी चेंज नहीं है। एक चीज जो कि मैंने अभी नया नाम दिया है यहाँ पर, इवेपोट्रांसपिरेशन, बहुत ही सिंपल सा है। क्या होता है कि जिस हिसाब से हम लोग रेस्पायर करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं प्लांट्स, ठीक है? तो प्लांट्स के बेसिस पर जब भी हम बात करेंगे तो वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। इस ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि आपने आपने भी पढ़ा होगा कि जब ये लोग खाना बनाते हैं तो इनका एक आउटपुट प्रोडक्ट वाटर भी होता है। तो क्या होगा कि ये अपने लीव्स के बेसिस पर जहां पर ये खाना अपना बनाते हैं, इससे ये वाटर बाहर आएगा और ये बाहर आके इवेपोरेट होगा, गैसेस फॉर्म में चेंज होगा। तो इनके ट्रांसपिरेशन और बाहर आके इवेपोरेट होने से रिलेशन में इन दोनों प्रोसेस को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है और इसको नाम दिया गया है इवेपोट्रांसपिरेशन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे ना, सॉरी बेसिक ये जो प्रोसेस पढ़ रहे थे, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब क्या होते हैं, इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो पीछे जो मैंने अभी स्लाइड्स आगे शिफ्ट किए हैं, वो जो भी अभी तक मैंने बात किया है वही सारी बातें उसमें लिखी हैं, कुछ भी नया नहीं था। देखो क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं इवोपोरेशन के बारे में। इवोपोरेशन क्या होता है? सिंपल सा बात है कि जब भी लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर अपनी गैसेस स्टेट में चेंज होगा ड्यू टू इंसोलेशन, मतलब कि जो भी हीट वगैरह सरफेस पर आ रही है अर्थ के, या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ हीट्स जहां पर भी इनको मिल रही है, उससे जो भी लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर है गैसेस स्टेट ऑफ वाटर में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसके बाद कंडेंसेशन की बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा था। कंडेंसेशन में जो भी गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर बना है, वो वापस से क्लाउड फॉर्मेशन करते टाइम पर अगर ऐसे ही लिक्विड स्टेट में वापस से चेंज हो जाता है, तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये कंडेंसेशन होते होते जितने भी बादल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं, पानी के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में, जो भी होंगे, उनकी जो क्षमता है कि वो और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए, वो खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा इसका, कि ये अपने सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएंगे, अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। ये अब फिर उससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो सिंपली ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस से ये अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इतनी बातें भी समझ में आ गई। अब इन्हीं सब प्रोसेस के बेसिस पर पूरा का पूरा वाटर साइकिल टिका हुआ है। इनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेयर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाटर वेपर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, और फिर कंडेंसेशन के अलग अलग प्रोसेस ऑफ कूलिंग कौन कौन से हैं और कितने फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है, इनको पढ़ते हैं। वाटर वेपर का अगर एक जनरल व्यू लिया जाए तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज लेवल पूरे अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग लगभग 2% वाटर वेपर अपने एटमॉस्फेयर का बनता है। ठीक है, मतलब कि एवरेजिंग अराउंड 2% इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि अपने एटमॉस्फेयर में आप देखते होंगे कि 71% ये है, सॉरी 78% नाइट्रोजन है, और ये बाकी 21% ये सारी चीजें। अब वाटर वेपर जो है ना, इसको एटमॉस्फेयर में यूं ही सेलेक्ट किया गया है। मतलब कि आप देखोगे कि पूरे एटमॉस्फेयर का परसेंटेज निकाला जाए तो उसमें से 2% उस वॉल्यूम का जो वाटर वेपर आएगा वो 2% ही आता है ऑन एवरेज। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने जो इसके पहले एयर एटमॉस्फेयर में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% सॉरी ऑक्सीजन होता है, या फिर हमने और भी क्या पढ़ा था, इसके बाद आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन सब बेसिस पर इनको नहीं बात हो रही है, इनकी बात ही नहीं हो रही, हम बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर अगर देख लिया जाए तो उसमें वाटर कंटेंट कितना आएगा। वाटर को इन गैसेस वे में हम रिलेट नहीं कर सकते, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वाटर वेपर बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम की बात की जाए तो उस वॉल्यूम का 2% हिस्सा जो है वो वाटर वेपर के द्वारा घेर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है ऑन एन एवरेज लेवल, जो कि वेरिएशन में 0% से 4% तक वेरी करता है। अब भाई अगर डिजर्ट वाला एरिया है तो वहाँ वाटर वेपर थोड़ी ना मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो इंसुलेशन काफी ज्यादा है, कोई भी वाटर बॉडी है नहीं जिसके बेसिस पर इवोपोरेट हो पाए, और साथ ही साथ ऐसा कोई विंड वहाँ पर नहीं बहता है जो कि वहाँ पर पानी को लेकर आए। तो इस बेसिस पर डिजर्ट फॉर्मेशन होता ही है, और साथ ही साथ यहाँ का जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस है वो भी लगभग लगभग 0% हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सहारा डिजर्ट की बात कर सकते हो आप, या फिर अटकामा डिजर्ट की बात कर सकते हो, कोई भी डिजर्ट आप ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आखिरकार ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमें लगता होगा कि वाटर वेपर का क्या ही रोल हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा लाइफ सिस्टम ही इस पर डिपेंडेंट है। आप समझो कि अगर वाटर वेपर या फिर H2O जैसे जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक CO2, या फिर जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, अगर ये प्रेजेंट ना हो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो रात के टाइम पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, हालांकि क्या होता है कि जब भी सन अपने रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचाता है, तो इस अर्थ के बीच में जो भी ऐसे H2O, CO2 ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वापस रात के टाइम पर जब ये अर्थ रेडिएट करता है, हीट को वापस एटमॉस्फेयर में या फिर स्पेस में भेजता है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है एक हैबिटेबल क्लाइमेट में। अगर ऐसा ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा माइनस में चला जाए, जिसके बेसिस पर ये प्लैनेट भी हैबिटेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हीट बजट को मेंटेन करने के लिए H2O जैसे वाटर वेपर का मतलब अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद आप देखोगे कि स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के डेवलपमेंट में भी ये काफी योगदान देते हैं। एक्चुअल में बात होती यूं है कि जहां पर भी ऐसा ओशन सर्फेस है जिसका टेम्परेचर लगभग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का होता है, जहां पर सन काफी अच्छे तक काफी दिनों तक ऐसा होता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो यूजुअली इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में आप देखोगे कि जब गर्मियां खत्म होने वाली होती हैं तब जाके इतना टेम्परेचर ओशन सर्फेसेस का हो पाता है, और इसके बेसिस पर यहाँ पर जो भी इवोपोरेशन होते हैं, यहाँ से कुछ स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब ये कैसे क्या होता है जब भी हम आगे साइक्लोन्स को पढ़ेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एक बात आपको बस यहाँ पर ये नोट करना है कि इवोपोरेशन का रोल साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स को डेवलप करने के पीछे भी होता है। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका, वो ये है कि वो हमारे लिए हमारे बॉडी के रेट ऑफ कूलिंग को मेंटेन करने की बात करता है। मतलब कि हमारे लिए भी एक
सेंसिबल टेम्परेचर जो कि हो सकता है एटमॉस्फेयर का, और उस एटमॉस्फेयर के चलते हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। तो इसके बेसिस पर ये कुछ सिग्निफिकेंसेस थे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के या फिर वाटर वेपर के। अब यहाँ पर देखो इवापोरेशन, इवापोरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसके पीछे का मेन कारण क्या है? सन, मतलब कि सोलर रेडिएशन से ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल तय है कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस में 71% जो है वो ओशन वाटर कवर है। अब ये जो 71% कवरेज है केवल, इसमें पूरे पानी, मतलब हमारे पूरे अर्थ पर जितना भी पानी है, इसके बेसिस पर अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें, तो ये 71% ऑफ द कवरेज अपने आप वाटर के अवेलेबिलिटी के सेंस में 97% बन जाता है। मतलब कि अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है, उसका 97% जो है वो ओशन में है। इसके अलावा 3% जो है वो रिवर, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स ये सब होंगे। तो यहाँ पर देखो ओशन जो है वो अपने आप में इतना बड़ा योगदान दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इवापोरेशन भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। तो जो इवापोरेशन का चांसेस है वो लगभग-लगभग 85 से 90% ऑफ द इवेपोरेशन जो है वो इन ओशन सरफेसेस के थ्रू होता है। इसके अलावा हमने अभी एक पढ़ा ना इवेपोट्रांसपिरेशन, तो उसके चलते बाकी के 8 से 10% वहाँ पर होते हैं। और बाकी जो भी हैं, यहाँ पर जो 85 टू 90% है, आप इसमें समझ सकते हो कि बहुत ही छोटा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रिवर, लेक्स इन सब का भी होता है, तो उनको भी हम इसी 85 से 90% के अंदर ही कवर कर लेते हैं। तो ओवरऑल इतना है इवेपोरेशन। देखो यहाँ पर क्या है कि एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड पे दी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी-सी गलत हो गई है, मुझे लगता है। यहाँ पर इवेपोरेशन ऑफ वाटर को 64% बताया गया है ट्रांसपिरेशन के चलते। अब इसके बाद कुछ और भी फर्दर एक्सप्लेनेशन इसकी है नहीं, तो आप इस लाइन को बिल्कुल से ओमिट कर सकते हो, ठीक है? अभी जो मैंने आपको बताया है, केवल उतनी ही बात आपको याद रखनी है कि बेसिकली 85 से 90% ऑफ द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन द ओशनिक सर्फेसेस एंड रेस्ट ऑफ द 8 टू 9, 10% जो भी है, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से होता है। अब यहाँ पर देखो एक बात है कि हम इवापोरेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। इवापोरेशन रेट को अगर हमें इंक्रीज करना है तो सिंपल 3 बात हम लिख सकते हैं। सबसे पहला बात जो है वो बताएगा कि या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, दूसरी बात है वो बताता है या फिर एटमॉस्फेयर को बिल्कुल ड्राई बना दें, ठीक है? मतलब इसकी ड्राइनेस को इंक्रीज कर दें। और तीसरी बात जो है, यहाँ पर अगर बहुत तेजी से हवाएं बहने लगे, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर जो है अगर वो इंक्रीज हो जाए, मतलब इन तीनों के इंक्रीज होने से इवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम अर्थ के टाइम पर हम हेडली सेल पढ़ रहे थे कि इक्वेटर से जब ये यहाँ पर डिसेंट करता है तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम बनता है ना। अभी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर काफी ड्राई और काफी कूल इसका होता है, मतलब ये जो एयर डिसेंट करती है, तो जब भी ये इक्वेटर की तरफ आती है तो ये बहुत सारा एयर अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए इवापोरेशन उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? एक बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन आखिर होता कहाँ से है? तो अगर हम लैंड सरफेस की बात करेंगे, तो उन लैंड सरफेस के पास से तो हम बोल सकते हैं कि भई इक्वेटोरियल रीजन के आस-पास वाले रीजन में इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होता होगा, क्योंकि सन रेज़ जो हैं वो अपने इंसुलेशन जो है वहाँ पर हाईएस्ट होता है। तो उस बेसिस पर या फिर जो भी वेजिटेशन है, उससे इवेपोट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता होगा इक्वेटोरियल रीजन में। तो आप बोल सकते हो कि इवेपोरेशन वहाँ से लैंड वाले सरफेस से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात की जाए, तो ओवरऑल आपको जान के थोड़ा-सा ताज्जुब होगा कि ये इक्वेटोरियल रीजन में इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न है, हमने एक बात की कि इवेपोरेशन इंक्रीज़ कैसे होता है, इवेपोरेशन डिक्रीज़ कैसे होता है? डिक्रीज़ होने के लिए अगर क्लाउड काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन होने की टेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आप देखोगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन पे। और साथ ही साथ आप देखो कि जो भी ह्यूमिडिटी का लेवल है, वो ह्यूमिडिटी का लेवल भी आप बोल सकते हो कि उस बेसिस पर थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इवेपोरेशन जो रेट है इवेपोरेशन का, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता इक्वेटोरियल रीजन पे। तो कभी भी इस पे आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मतलब अलग कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको एज़ एन एक्सेप्शन या फिर इसके पीछे जो दूसरे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कंसीडर करना मत भूल जाना। जो हाईएस्ट एनुअल इवेपोरेशन होता है, वो बेसिकली सब ट्रॉपिक्स में होता है, और सब ट्रॉपिक्स में अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पढ़ते थे ना हम लोग, जिसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम वाला बोलते थे। इवन जो पैसिफिक रीजन में हम लोग कुरोशियो करंट देखते थे। इन सब करंट्स के चलते क्या होता है कि ये इवेपोरेशन का प्रोसेस इन सब रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सदर्न रीजन में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो भी ट्रेड विंड ज़ोन होता है, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन होता है, वहाँ पर भी इवेपोरेशन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो इवेपोरेशन का रेट कभी भी अगर ऑप्शन ऐसा बोलता है कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा समझना इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पर भी क्लाउड होगा, वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अगला टॉपिक हमारा ह्यूमिडिटी का है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेज़ेंट होता है, उसी को हम लोग, उस वाटर वेपर को हम लोग ह्यूमिडिटी बुलाते हैं। अब ह्यूमिडिटी बहुत सारे टाइप्स में हो सकती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो सकती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है? वाटर मिक्सिंग रेशियो, इतना सब कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे टिका हुआ है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही हमारे क्लाइमेट के फोरकास्टिंग में काफ़ी हद तक काम आता है। अब ये होता क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ये 3 बेसिस पे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और यहीं पर ड्यू पॉइंट क्या होता है। देखो जो भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये वाटर वेपर का एक्चुअल अमाउंट है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट होता है। मतलब कि अगर आप समझो 1 मीटर क्यूब का
एटमॉस्फेयर का अगर हम एक ब्लॉक ले लें, एक पैकेट ले लें और इस पैकेट में हम बोलें कि भई इसमें लगभग-लगभग 250 ग्राम जो है वो ह्यूमिडिटी प्रेज़ेंट है, ठीक है? मतलब कि जो वेट है ह्यूमिडिटी का वो 250 ग्राम है इस 1 मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर का डब्बा बना दो आप ऐसे, ठीक है? इसके अंदर केवल और केवल 250 ग्राम अगर ह्यूमिडिटी है, तो इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा? इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा 250 ग्राम पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब में 250 ग्राम ह्यूमिडिटी है, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में कितना ग्राम ऑफ ये ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। मतलब कि और एक बात और है, यहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी, ये एंटायरली डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पर। जैसा कि हमने पढ़ा कि इवापोरेशन का जो रेट है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए या फिर इसकी जो कैपेसिटी है या फिर जिसको हम लोग सैचुरेशन लेवल बोलते हैं, उसको अगर हमको बढ़ाना हो कि भाई तुम अगर हम बोलते हैं कि मैक्सिमम कितना ले सकते हो, जैसे कि 250 ग्राम तो अभी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, लेकिन इस 1 मीटर क्यूब के एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा आप वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स लगा सकते हो? तो उसका भी एक लिमिट होगा ना, उसके बाद तो वो नीचे टपकने लगेगा। ठीक है? आप जैसे कि इस पूरे रीजन में 4-5 बाल्टी पानी भर के रख दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई या फिर वो पूरा का पूरा बाल्टी का पानी एटमॉस्फेयर में है, ऐसा नहीं है, वो तो लिक्विड स्टेट में है ना। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वाटर वेपर कितना है। तो वाटर वेपर इसमें एक लिमिटेशन होगी, उसके बाद नहीं हो पाएँगे, उसके बाद कंडेंस हो जाएँगे ये। कंडेंस मतलब कि वापस से लिक्विड में चेंज हो जाएँगे, वेपर में कंटिन्यू नहीं रह पाएँगे। तो यहाँ पर देखो एक इसकी लिमिट होती है, इस लिमिट को अगर आपको इंक्रीज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे एटमॉस्फेरिक जो ब्लॉकेज है या फिर एटमॉस्फेरिक ब्लॉक जो हमने सेलेक्ट किया है, उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर दो, ठीक है? और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं और भी फैक्टर्स हैं, इनको हम अभी आगे चल के पढ़ते हैं। फिलहाल आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो भी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी है एक एटमॉस्फेयर के ब्लॉक की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि जो भी एक एग्ज़ैक्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी किसी भी एक एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि जैसे-जैसे मतलब 2 कंडीशंस हैं। एक तो वो कि अगर 1 मीटर क्यूब का हमारा ब्लॉक है एटमॉस्फेयर का, तो इसमें अभी कितना या फिर हम बोले कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना है, मतलब अभी इसमें एग्ज़ैक्टली कितनी ह्यूमिडिटी प्रेज़ेंट है। और दूसरा एक आता है कि इसकी औकात कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि ये कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी इस पर्टिकुलर एरिया में एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद इंटू 100 कर देंगे, तो जो भी परसेंटेज आ रहा है ना, मतलब हम यहाँ पर बेसिकली परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कि ये जो अभी यहाँ पर ह्यूमिडिटी प्रेज़ेंट है, वो इसके सैचुरेटेड लेवल की ह्यूमिडिटी का कितना परसेंट है, वो होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पर वो ग्राम पर मीटर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पर सिंपल आएगा कि हाँ भाई 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। मतलब अगर मान लो कि इस 1 मीटर क्यूब की क्षमता 1000 ग्राम ह्यूमिडिटी या फिर 1000 ग्राम वाटर वेपर रखने की क्षमता है और अभी इसमें केवल और केवल 100 ग्राम इसमें ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस टाइम 10% है। क्यों? क्योंकि 100 आप खुद ही देख लो, 100 ग्राम अभी है और कितना इसकी कैपेसिटी है टोटल, ये है 1000 की, इंटू 100 कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गए, ऊपर कितना आ गया 10। तो मतलब 10% जो है ये इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इसी बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे। 3-4 साइट्स हैं, उनको मैं सीधे क्रॉस कर दूंगा क्योंकि इसी बात को काफी डिटेल में वहां पर समझाया गया है। इन फ्यूचर कभी भी आप इसको भूलोगे तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट को इजीली कैप्चर कर पाओगे, फिर से समझ पाओगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर था जो कि ये बताता था कि भाई इसकी कैपेसिटी टोटल कितनी है, तो वो इंक्रीज करने लगेगा। या फिर हम यूं कहें कि जब भी डिनोमिनेटर में हम इसको इंक्रीज करेंगे, या फिर हम बोलें, ऑब्वियस सी बात ये है ना कि जैसे-जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी जो टोटल कैपेसिटी है, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते थे, वो भी इंक्रीज़ होगी। तो जब ये इंक्रीज़ होगा, तो ओवरऑल रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर को हम बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो कम हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल कैसे हम देखेंगे? देखो, मान लो कि अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? अगर हम इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का भी इज़ाफ़ा करते हैं या फिर इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है? वो अभी आगे एक एग्ज़ाम्पल आता है, उसमें न्यूमेरिकल सब कुछ लिखे हुए हैं। वहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो हम इस टेम्परेचर वाले फिनोमेना को थोड़ा-सा समझेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ेज़ विथ इंक्रीज़ इन वाटर वेपर इन एयर एंड डिक्रीज़ेज़ विथ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएँगे, उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा और जितना वाटर वेपर बढ़ाएँगे, उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, दोनों को हमने कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर समझ लिया। अब देखो क्या होता है कि यूजुअली ऐसा होगा ना कि ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर ओशियंस होंगे, कॉन्टिनेंट्स की जगह पे। तो जहाँ पर भी ओशियंस होंगे, वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। साथ ही साथ इस ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड टू मेज़र रिलेटिव ह्यूमिडिटी। याद रखना कि हाइग्रोमीटर हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है, ठीक है? ये परसेंटेज में बताएगा आपको, ओके?
रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे चेंज हो सकती है? इसके पीछे 2 कारण हैं या फिर 2 तरीके हैं जिससे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेंज कर सकते हैं। पहला है कि हम या तो उस पूरे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ऐड कर दें, मतलब कि और ज़्यादा इवेपोरेशन वहाँ पर बढ़ा दें। दूसरा है कि हम वहाँ का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर दें। या मतलब इन दोनों तरीकों से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को बढ़ाएँगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा टेम्परेचर को हम रखेंगे, उतना ही कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। जैसे कि अभी हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे। इस बेसिस पर हम देखते हैं कि अगर जो भी एयर है, एयर पॉकेट, अगर उसका अपने आप में एक सैचुरेशन लेवल हो चुका है, तो उस टाइम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? उस टाइम पर होगी 100%, है कि नहीं? मतलब जितना उसका औकात है वो पूरा ले चुका है। तो जो भी टोटल अपॉन टोटल इंटू 100 अगर आएगा तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा और 100% इज़ द आंसर हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। अब यहाँ पर उस एग्जांपल की बात की गई। पहला वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है जिसके बेसिस पर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझते हैं। अब हम समझेंगे कि अगर टेम्परेचर को हम वैरी करते हैं तो क्या होगा? अब मानो यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 1 मीटर क्यूब का जो भी वहाँ पर एयर मास है, मान लो इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। 1 मीटर क्यूब का यहाँ पर एयर मास था। इसमें क्या किया हमने, नॉर्मली हमने ऐसा समझा कि अभी कितना इसमें ह्यूमिडिटी प्रेज़ेंट है। हमने बोला कि अभी भई इसमें 200 ग्राम की ह्यूमिडिटी प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसकी ओवरऑल कैपेसिटी अभी कितनी है? अभी हमने बताया कि इसकी अभी ओवरऑल कैपेसिटी 500 ग्राम होल्ड करने की है। तो अभी इस टाइम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है इसकी? आप बता दो। 40% आएगी आंसर, ठीक है? आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। 200 अपॉन 500 इंटू 100 करके देख लेना, 40% आएगा। अब हमें एक बात ये पता है यहाँ पर कि जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इस टेम्परेचर के बढ़ने से इसका जो ह्यूमिडिटी कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो हम ये बोलते हैं, चलो डिक्रीज़ करके देख लेते हैं, कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी इस पूरे ब्लॉक का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, तो ये जो 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम तक जो ह्यूमिडिटी इसकी कैपेसिटी थी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। मतलब जो अभी तक इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 500 ग्राम थी, अब वो 1 डिग्री सेल्सियस के रिड्यूस होने से वो कितनी हो जाएगी? 400 ग्राम हो जाएगी, ठीक है? अब देखो क्या हुआ कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि अब हम 2 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिरा देते हैं इस पूरे ब्लॉक का। तो होल्डिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ गई? अब पहले 500 ग्राम थी, तो अब 200 ग्राम की कैपेसिटी कम हो गई 2 डिग्री सेल्सियस से कम होने से। फाइनल कितना सैचुरेशन पॉइंट बनेगा? 300 ग्राम का। तो ओवरऑल रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? अब देख लो आप खुद ही कि ये 200 ग्राम अभी है और ओवरऑल कैपेसिटी 300 ग्राम की है और ये 100%, तो मतलब लगभग कितना आ जा रहा है? 67% के आसपास ये आ जाएगी। तो अभी पहले कितनी थी? 40%। टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हुई कि नहीं हुई? यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। समझा किसी और चीज़ में था? एग्जांपल हमने जस्ट उसका ऑपोजिट ले लिया जिसके बेसिस पर दोनों ही डायरेक्शंस में चीज़ें क्लियर हो। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट क्या होता है? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैचुरेशन लेवल जो है वो पेट भरने से रिलेटेड में होता है। जैसे कि हम 10 रसगुल्ले खाने के बाद अगर हम सैचुरेट हो गए, तो मतलब ये है कि हम 11वां रसगुल्ला नहीं खा सकते, कुछ भी हो जाए। तो इसी तरीके से जो छोटे-छोटे यहाँ पर सब्सटेंसेस होते हैं लाइक स्मोक के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? इनको हम लोग नाम देते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक? तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई लाइक डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर ही ये रेस्ट करते हैं। जो वाटर वेपर हैं, इनके ऊपर ही कंडेंस होते हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि इस कंडेंसेशन को अचीव करने का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। उस पॉइंट के बाद वो जो एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे थे ना, 1 मीटर क्यूब वाले एटमॉस्फेयर की, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उसके बाद बचेगी नहीं। मतलब कि उसके बाद ये कर ही नहीं सकता, मतलब ये उसके बाद ये ह्यूमिडिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुरंत ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पानी के फॉर्म में दिखने लगेगा हमको, कहीं न कहीं ड्रॉप बन जाएगा पूरे इस ब्लॉक में। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ड्यू पॉइंट मतलब कि वो अल्टीमेट टेम्परेचर जिस पे सैचुरेशन होता है, मतलब कि वो टेम्परेचर का पॉइंट जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करोगे आप ड्यू पॉइंट को? ड्यू पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज़ द टेम्परेचर ऑन व्हिच द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 100% या फिर एट व्हिच द सैचुरेशन अकर्स इज़ नोन एज़ ड्यू पॉइंट, ठीक है? सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होता है कि ड्यू पॉइंट हमारे हिसाब से कैसे फ़ील होगा? अगर ड्यू पॉइंट 5 से कम है, तो ये काफ़ी सूखा होगा। हमारे लिए नॉर्मल लिवेबल जो एक कंडीशन होती है, वो 10 से 15 तक होती है, ठीक है? 10 से 15 तक अगर ड्यू पॉइंट है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है मतलब यहाँ पर, तो यहाँ तक कंफर्टेबल रहेंगे हम और यहाँ पर जो भी सैचुरेशन लेवल होगा, वो सैचुरेशन लेवल पर हम जी सकते हैं। लेकिन आप कभी देखोगे कि जैसे कि अगर आप कभी मुंबई गए होंगे या फिर आप मुंबई से बिलॉन्ग करते भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो मुंबई में आप देखो कि जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है, वो कोस्टल रीजन होने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो भी ऐसे लोग जो कि कोस्टल रीजन पर नहीं रहते हैं, नॉर्मली कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, तो अगर ऐसे लोग मुंबई रीजन में जाते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ का ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर गलती से भी हम थोड़ा भी जैसे कि मान लो एलिफेंटा है, इन सब जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ओशन का इतना ज़्यादा वो ह्यूमिडिटी प्रेज़ेंट रहता है कि बहुत उलझन फ़ील होती है। तो यहाँ पर जैसे मगी, क्वाइट अनकम्फर्टेबल है, तो वहाँ पर आप समझो कि अगर ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, तो उस टाइम पर हम थोड़ा-सा अपने आप में अनकम्फर्टेबल फ़ील करेंगे और 24 से ज़्यादा हुआ तो ये हमारे लिए अपने आप में स्ट्रेस का इश्यू बन सकता है। तो ड्यू पॉइंट के बेसिस पर भी हम चीज़ों को थोड़ा-सा देख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का।
अब ये क्या होता है, इसको बस जैसा कि हम लोग उसमें पर मीटर क्यूब में डिफाइन कर रहे थे ना, कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर उसी चीज को अगर पर केजी में, मतलब कि अगर 1 केजी एटमॉस्फेयर ले लें, मतलब 1 केजी हवा ले लें, कोई भी एयर है, उस 1 केजी हवा में कितना ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो सकता है, तो बाई वेट है यहाँ पर, वहां पर बाई वॉल्यूम था। अगर बाई वॉल्यूम रहेगा तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, और अगर बाई वेट होगा तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा। अब देखो क्या होता है कि जो भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ये दोनों ही वेरिएबल नेचर के होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमको पता है कि एक पर्टिकुलर, अब तो हमने वॉल्यूम बांध दिया ना, वॉल्यूम बांधने से क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ ये एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हमने ये बांध दिया कि ये 1 केजी है, अब वो चाहे 1 मीटर क्यूब में आए या फिर 2 मीटर क्यूब में आए, डजेंट मैटर। क्या होगा कि अगर 1 केजी है तो 1 केजी है, उसमें जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बिल्कुल फिक्स होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और रिलेटिव और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जैसा कि अभी हमने देखा कि वो चेंज हो सकती है। ठीक है? अब देखो इवोपरेशन के लिए क्या-क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर किन-किन चीज़ों से हम लोग इवोपरेशन के रेट को थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। जितना अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि डिजर्ट में है ही नहीं, तो इवोपरेशन के रेट को वहाँ से अफेक्ट होते हैं। कुछ ओशियन के पास में जाएँगे तो वहाँ पर इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर, जैसा कि हमने बात किया, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, इवोपरेशन का रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया इसको, कि जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, इवोपरेशन का रेट उतना कम होगा। ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है ना? कैसे ऑपोजिट हैं दोनों के दोनों। फिर एरिया ऑफ इवेपोरेटिंग सरफेस, ये भी है कि सरफेस जितना बड़ा होगा, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें पतला सा, और इसी टेस्ट ट्यूब के जगह पर एक बड़ा सा थाली ले लें, और इस थाली में उतना ही पानी डाल दें, तो इवोपोरेशन किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्योंकि देखो इवोपोरेशन जो है ना, वो अपने आप में एक सरफेस फिनोमेना है। ये जो इसके सरफेस पर छोटे-छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हवाओं के साथ-साथ चिपक के ऊपर उड़ जाते हैं। इसी को हम लोग इवोपोरेशन बोल रहे हैं। इसके अलावा विंड की स्पीड पर वही बात हो गई कि जितना तेजी से विंड इस पे स्ट्राइक करता रहेगा, उतना वाटर मॉलिक्यूल जो भी सरफेस पर प्रेजेंट रहता है उसको इवोपोरेट करता रहेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब भी हमें कपड़े सुखाने होते हैं, तो हम अगर रूम के अंदर सुखाते हैं तो वहाँ पर हम अपने फैन चला देते हैं, ये सीलिंग फैन वगैरह चला देते हैं, जिसके बेसिस पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़ा सुखाना भी अपने आप में एक इवापोरेशन का ही प्रोसेस होता है, जो कि सरफेस फिनोमेना है अपने आप में। साथ ही साथ विंड के चलने से, पंखे के चलने से कपड़े जल्दी तेजी से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हैं इवापोरेशन को चेंज करने के लिए। इसके अलावा एयर प्रेशर की बात आएगी कि अगर हम लोग प्रेशर को कम कर दें, तो आप देखो, अच्छा ऐसा समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल, इस एक ये पतीला है आपके पास, इस पतीले पे आप कुछ भी गरम कर रहे हो, मान लो इवेपोरेशन कुछ यहाँ से होना है। तो अब आप समझो कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर अगर हमने कुछ एक प्रेशर लगा दिया, ठीक? तो क्या इवेपोरेशन तेज़ी से हो पाएगा? नहीं होगा। तो सिंपल है कि एयर प्रेशर को अगर हम बढ़ाएँगे, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस धीमा हो जाएगा। कंपोज़िशन ऑफ वाटर, जैसे कि सैलिनिटी कितनी है, तो उसके प्रोपोर्शन में। सैलिनाइज़ेशन अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर सैलिनिटी भी दिखेगी हमको, सॉल्ट के पार्टिकल्स भी दिखेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन थोड़े कम हो जाएँगे। इसके अलावा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो हमेशा फ्रेश वाटर में ही ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सैलिनिटी जहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ पर इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द रिडक्शन इन वाटर वेपर प्रेशर एट द वाटर सरफेस ड्यू टू सैलिनिटी। अच्छा, सैलिनिटी के चलते जो भी सरफेस है, उस सरफेस का प्रेशर जो है वो भी चेंज होता है सैलिनिटी के चलते, डेंसिटी के कारण। तो इसके बेसिस पर क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी चेंज होता है। ठीक है? इसी कंडीशंस पर हम लोग फ्रेश वाटर को देख सकते हैं कि लगभग-लगभग 5% ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेशन होता है सलाइन वाटर के कंपैरिज़न में। वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सलाइन है। प्लांट से ज़्यादा, जितना ज़्यादा इवापोरेट होगा, उतना ही ज़्यादा वाटर इवापोरेशन या फिर वाटर कंटेंट हम लोग एटमॉस्फेयर में देखेंगे। और सरफेस एरिया, जिसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, अभी हमने पढ़ा इस चीज को। ठीक है? इसके अलावा सेम यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है लैंग्वेज के फॉर्म में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम एयर इन द सेम टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एयर इज सैचुरेटेड व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एयर इज सैचुरेटेड व्हेन ड्यू पॉइंट इज रीच्ड, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एयर इज सैचुरेटेड व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट इज रीच्ड, देखो फ्रीजिंग पॉइंट से ड्यू पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर भी सैचुरेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी ड्यू पॉइंट्स आते हैं। तो ड्यू पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मतलब जो सैचुरेशन ऑफ एयर है वो फ्रीजिंग पॉइंट के इररेस्पेक्टिवली चेंज होता रहता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेशन में हाँ, हालांकि इसका हम लोग यूज करेंगे कि कहीं पर हम देखते हैं फॉगी कंडीशन बनता है और कहीं पर हेजी कंडीशन बनता है, या फिर कहीं पर मिस्ट बनता है, या फिर कहीं पर क्लाउड बनता है। इन सबको भी हम आज ही के लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कैसे फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेशन में चीजें वेरी करती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। अगला टॉपिक कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन मतलब सिंपली हमने पढ़ा था कि हीट के लॉस होने से जो भी क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ यहाँ पर डिफाइन किया था कि जब भी वाटर का अपने वेपर में चेंज होता है ये, तो वेपर में चेंज करने के लिए ये कुछ एनर्जी लेता है। ठीक है? इस एनर्जी के चलते क्या होता है
नॉर्मली जब भी ये वापस से पानी में चेंज होगा तो जितनी एनर्जी इसने ली हुई थी वेपर में चेंज होने के लिए वो एटमॉस्फेयर को दे देता है। या फिर ये लॉस ऑफ हीट का एक एग्जांपल है। तो कंडेंसेशन क्या है? इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट और वेपोराइजेशन का या फिर ये जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है, मतलब ये वेपर वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। यहीं पर सैचुरेशन भी आएगा कि ये कंडेंसेशन उतने ही लेवल तक हो पाएगा जब तक कि वो सैचुरेशन अचीव ना कर ले या फिर ड्यू पॉइंट अचीव ना हो जाए। एक और प्रोसेस है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाए, सॉरी डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाए, इसका जस्ट ऑपोजिट डीसब्लिमेशन भी होता है। तो डीसब्लिमेशन के कारण भी बहुत बार ये क्लाउड फॉर्मेशंस में हेल्पफुल कंडीशन बनते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था अभी कि हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं। इन्हीं के ऊपर कूलिंग सिस्टम चलता है कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन करने के लिए ये न्यूक्लियस बहुत सारे होने जरूरी है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस कौन-कौन से होते हैं? लाइक डस्ट, स्मोक, पॉलन, सॉल्ट के छोटे-छोटे फॉर्म ओशन के ऊपर, तो इन सब चीज़ों में कंडेंसेशन हो सकता है। तो जैसे ही कंडेंसेशन वहाँ पर होगा, जहाँ पर मॉइस्ट एयर किसी भी ठंडे एनवायरनमेंट के आसपास के एरिया में पहुँचेगा, तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, ड्यू पॉइंट जल्दी अचीव होगा और इसके साथ-साथ कंडेंस हो जाएगा, मतलब वापस से जो वेपर फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कंडेंसेशन यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ कूलिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? अगर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, तो उस केस में कंडेंसेशन जो है वो भी ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा कंडेंसेशन, ठीक है? ओके। यहाँ पर कंडेंसेशन जो है लिखा हुआ है कि कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने इस चीज़ को बता दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन के बहुत सारे फॉर्म्स विजिबल होते हैं। जैसे कि ये कुछ भी फॉर्म में आ सकता है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, क्लाउड्स, कुछ भी बन सकता है। इन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंडेंसेशन कैसे होता है, तो इसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है? यहाँ पर जो भी बात होगी ना एडियाबैटिकली वाला, जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे-जैसे ऊपर चलता जाता है ये क्या होगा कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन से क्या होता है, प्रेशर ऑलरेडी कम होता ही रहता है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है और इस टेम्परेचर के कम होने से क्या होगा, ये कंडेंस कर जाएगा। तो वही वाली बात यहाँ पर लिखी गई है, उसी को रिड्यूस किया गया कंडेंसेशन के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों ही वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर कम कर दिया जाए, तो भी ऐसा ही कुछ होगा। मॉइस्चर जो है अगर इवेपोरेशन वाले मतलब मॉइस्चर ऐड कर दिया जाए, तो वहाँ पर कंडेंसेशन जल्दी हो सकता है। जैसे कि हम लोग फॉग के कंडीशन में देखते हैं कि मॉइस्चर इतना ज़्यादा प्रेजेंट होता है कि वहीं पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और ये फॉग के फॉर्म में दिखने लगता है, लोअर एटमॉस्फेयर में ही। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस थे कंडेंसेशन के लिए। इसके अलावा ये जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग या फिर कंडेंसेशन को बनाने का है, वो वही बात है कि एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस से हो सकते हैं, नॉन एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस से हो सकते हैं। तो एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या हमने बताया था कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब कि क्या होगा कि जब ये एयर मास हमारा ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इसके चलते टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है इसका, और इन सब के चलते कंडेंसेशन होता है। और दूसरा जो है वो नॉन एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंजेस है, मतलब कि इसमें बाहर से हम लोग हीट इंक्लूड करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो कूलिंग बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ कोल्ड सरफेस, पहाड़ों से टकराते हुए ठंडा हो गया, तो उस केस में आप देखोगे ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग ये सारी चीजें बनती हैं। लेकिन क्या है कि जब भी हम लोग ऐसे ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग ये सब देखते हैं ना, तो पूरे एटमॉस्फेयर से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही पतले लेयर के होंगे। इनका बिल्कुल बहुत थिन लेयर होगा, नेग्लिजिबल फॉर्म होगा। लेकिन जब भी नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इस कूलिंग के चलते, नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ कूलिंग के चलते ये केवल और केवल ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट यही सब बना सकता है। लेकिन जब भी क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन हमेशा आप देखोगे कि वो एडियाबैटिक चेंजेस के कारण ही होता है। तो एडियाबैटिक चेंजेस के कारण क्लाउड बनेगा, ठीक है? और इनके अलावा जो भी नॉन एडियाबैटिक है वो ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट ये सारी चीजें बनेंगी। कंडेंसेशन कितने फॉर्म होते हैं यही मैं आपको बता रहा था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसके नीचे भी हो सकता है ड्यू पॉइंट और इसके ऊपर भी हो सकता है। इन दोनों को कैसे हम समझेंगे? देखो, अगर जैसे मान लो कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है अपना ड्यू पॉइंट, मतलब कि जो भी टेम्परेचर जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम पर कंडेंसेशन हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? व्हाइट फ्रॉस्ट, स्नो या फिर कुछ क्लाउड्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट से, तो आपको ड्यू, फॉग और क्लाउड्स मिलेंगे। अब इसके पीछे का साइंस क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अच्छा वीडियो पढ़ेंगे तो इसको हम समझेंगे, ठीक है? अभी आप इसको बस इतना समझ लो, इसको रट लो या फिर अभी होल्ड पे रखो, आगे चल के इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंडेंसेशन जो है वो अर्थ के सरफेस पर जब भी होता है तो ऐसे ही ड्यू, फॉग इन सब के फॉर्म में होगा। फ्रॉस्ट हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, ये सब फर्स्ट कैटेगरी है। जबकि क्लाउड्स अपने आप में सेकंड कैटेगरी है, जो कि ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे कौन-कौन से कंडेंसेशन के फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं अभी? ड्यू पढ़ना है, व्हाइट फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, हेज़, स्मॉग, क्लाउड्स इन सब के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्यू से। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में सबसे पहला है हमारा ड्यू। इसी की बात कर रहा था मैं। देखो क्या होता है कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि पहली बात तो ड्यू होता क्या है? जिनको हम लोग हिंदी में ओस की बूंदें बोलते हैं, वो होता है ड्यू, ठीक है? नॉर्मली आप देखोगे कि ठंडियों के टाइम पर ये पत्तियों के बिल्कुल कॉर्नर पर या फिर जो भी हम व्हीकल्स अगर बाहर खड़ी कर देते हैं तो उन मेटल के सरफेस पर या फिर बाइक के सीट्स पर आप देखते हो ना कि ये जो ओस है वो गिरने, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि वो इकट्ठा होने लगता है। तो उसको बोलते हैं हम ड्यू। और ये ड्यू हमेशा तभी होता है जब क्या होगा, ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हो तभी ड्यू पॉइंट आएगा। जैसे मान लो फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा ड्यू पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस तक ड्यू पॉइंट होना चाहिए। इसके बेसिस पर क्या होगा, तुरंत ही वहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा चीज, ठीक है? क्योंकि अगर इसके नीचे हुआ ड्यू पॉइंट, तो फ्रीजिंग डायरेक्टली यहाँ पर पानी में नहीं होगा बल्कि सीधे बर्फ में होगा। तो इसीलिए जो भी हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे जैसे कि व्हाइट फ्रॉस्ट वगैरह होता है, उस केस में ये हम बोलते हैं कि वहाँ का जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, मतलब कि वहाँ का ड्यू पॉइंट -3, -2, -4 ऐसे होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि वो सीधे बर्फ में चले जाएगा, वो ऐसे ओस की बूंदे पानी मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, ठीक है? वो डायरेक्टली कंडेंस होकर सीधे आइस स्टेज में आ जाएगा। अब देखो ड्यू अचीव करने के लिए जरूरी क्या है कि हमारा स्काई बिल्कुल क्लियर हो, ताकि स्काई क्लियर होने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हीट रेडिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। काम एयर हो, अगर हवाएं चलती रहेंगी तो उस केस में आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर उसको उठा के किसी दूसरी जगह ले जाने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो एक केस में एक जगह पर जो ये ह्यूमिडिटी का लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा हो 100% हो तो और भी बढ़िया है। और बेसिकली ये ठंडी जगह पर होता है, इसलिए जब भी लंबी रातें होती हैं ठंडियों के समय में, विंटर्स के टाइम पर, तो यूजुअली आप ड्यू को उसी टाइम देखते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जहाँ पर हम ड्यू को देख सकते हैं। व्हाइट फ्रॉस्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सिंपली जैसे मैंने बताया कि यहाँ का जो ड्यू पॉइंट होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होगा। तो क्या होगा, सीधे ये बर्फ के फॉर्म में ऐसे व्हाइट व्हाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फ्रॉस्ट। फिर आता है फॉग। फॉग का जो कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल सा है कि मान लो कि आपके नीचे वाले एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाए या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा
फिर आता है फॉग, जो पॉइंट होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होगा, तो क्या होगा सीधे ये बर्फ के फॉर्म में ऐसे व्हाइट व्हाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फ्रॉस्ट। फिर आता है फॉग। फॉग का जो कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल सा है कि मान लो कि आपके नीचे वाले एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाए या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मान लो अगर 80% 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चल रही है, 80-90% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर चल रही है, तो इस केस में अगर ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा क्लाइमेट अचानक से एकदम ठंडा हो जाए। जब एकदम से ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर कम होने के साथ-साथ जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है कि नहीं? तो क्या होगा कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80-90% तक होल्ड कर पा रहा था, अब वो भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब उसमें होगा क्या कि ये तुरंत ही प्रेसिपिटेट करने लगेगा। प्रेसिपिटेट करने के लिए कंडेंस हो जाएगा सबसे पहले। कंडेंस जैसे ही होगा तो हमें लगेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आप देखो कभी भी ऐसा होता होगा कि अभी तुरंत आप चलते रहोगे तब तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि फॉग में कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। आप खुले बाइक से या फिर कोई भी स्कूटी, बाइक इन सब से चलो बहुत ठंड में और आप लेदर की जैकेट पहन लो। तो क्या होगा अगर आप स्पीड से आते हो बाइक से 2-3 किलोमीटर आप चला लेते हो, तो आपके फेस पर आप देखोगे कभी-कभी व्हाइट-व्हाइट बर्फ भी जम सकती है। वो केस तब का है जब आपका ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए। उस केस में या फिर दूसरे पॉइंट में यहाँ पर होगा कि ये जो फॉग है, ये फॉग अपने आप में कंडेंस होगा आपके ही पास में। मतलब फॉग के टाइम पर जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? और टेम्परेचर के बहुत कम होने के कारण ये कंडेंस हो चुकी है, इसीलिए कुछ ऐसा विजिबिलिटी प्रॉब्लम भी होती है फॉग की सिचुएशन में आप लोग देखते होंगे। तो कभी-कभी ज़ीरो विजिबिलिटी भी हो सकती है फॉग में। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉग। वो अपना अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिस हिसाब से स्मोक वगैरह निकलते हैं, तो ये स्मोक जो होते हैं ना, अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास में, वो जो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंस्ड न्यूक्लियाइज़ थे, उनको काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स को कंडेंस होने की जगह मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके चलते क्या होता है, फॉग अपने आप में काफ़ी इंक्रीज़ लेवल में दिखता है, अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में, ठीक है? और ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि स्मोक के साथ वो मिक्स करके जब भी आता है, तो उसको हम लोग स्मोक बोलते हैं, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन भी 2015 में इससे रिलेटेड पूछा गया था और आजकल भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं ये सारी फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें ये पूछा गया कि मुंबई, दिल्ली और कोलकाता ये 3 मेगा सिटीज़ हैं अपनी कंट्री के। लेकिन एयर पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्यों होता है कंपेयर टू मुंबई एंड कोलकाता? इसका रीज़न आपको बताना था। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? इसको अभी हम आगे इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फॉग के कुछ टाइप्स के बारे में बात करें, तो एक होता है एडवेक्शनल फॉग, एक होता है एडवेक्शनल फॉग। एडवेक्शनल फॉग क्या है? नॉर्मली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम खेत में देखते हैं ठंड के टाइम पर, तो आपको एक थिक क्लाउड देखने को मिलता है। अभी आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर कोई भी फॉग नहीं है, लेकिन खेतों के ऊपर आप देखते होगे कि एक थिक आपको फॉग सिचुएशन, क्लाउड लाइक सिचुएशन देखने को मिलता होगा। उसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शनल फॉग। बनता कैसे है कि जब भी मान लो कि कुछ भी वहाँ का गर्म टेम्परेचर रहा हो और सॉरी वहाँ का काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रहा हो, वहाँ से कोई गर्म हवाएँ गुज़र जाएँ। तो नॉर्मली खेतों में क्या होता है पानी वगैरह काफ़ी इकट्ठा हुए रहते हैं और लैंड सर्फेस भी ठंड के टाइम पर काफ़ी ठंडा रहता है वहाँ पर। तो ऊपर से अगर कोई भी गलती से भी गर्म हवा अगर बह गई, तो वो तुरंत ही वहीं पर कंडेंस हो जाती है, टेम्परेचर तुरंत ही उसका गिर जाता है और वहाँ पर ऐसा एडवेक्शनल फॉग बनता है। तो एडवेक्शनल विंड की हमने बात की थी कि जो भी विंड हॉरिज़ॉन्टली बहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेक्शनल विंड। और जो ऊपर-ऊपर बहता है, उसको तो फिलहाल विंड बोलते नहीं है लेकिन कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं उसको। और ये एडवेक्शनल करंट होता है, जो कि हॉरिज़ॉन्टल मोशन करता है। तो उसी के रिलेशन में एडवेक्शनल फॉग भी आ गया है। एक है फ्रंटल या प्रेसिपिटेशन फॉग। क्या मतलब है? टेम्परेट रीजन में हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पर बनते हैं बड़े-बड़े एयर मास। ये एयर मास हो सकता है कभी कोल्ड हो, तो जब भी इनका जो भी फ्रंट है, ये जो लेयर इनका जो फ्रंट बनता है, यहाँ पर अगर कभी भी क्या हो ऐसा कि वार्म फ्रंट या फिर जैसे कि वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास मिल जाए, तो क्या होगा कि वार्म एयर मास तुरंत ही ऊपर उठेंगे। यहाँ पर भी जो मिक्सिंग हो रही होगी, इससे भी फॉग कंडीशन बनेगा जैसे कि एडवेक्शनल फॉग बन रहा होगा। क्योंकि फ्रंट से बना है तो इसीलिए ये फ्रंटल फॉग कहलाएगा। तो सिंपल सा है, एक होता है रेडिएशनल फॉग। क्या होगा कि हमें पता है कि जब भी किसी भी छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स ने बहुत ज़्यादा रेडिएट कर दिया हो, तो वहाँ पर टेम्परेचर अपने आप में कम हो जाता है। तो इसके चलते कूलिंग आएगी, तो इस ठंडेपन से भी अगर एटमॉस्फेयर में ठंडा होता है और तुरंत ही उस हीट को रेडिएट करने से फॉग बनता है, तो या फिर उसके ऊपर तुरंत ही कोई वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाता है, तो आप बोलोगे कि ऐसा यूजुअली ठंड में होता है, तो आप इसको रेडिएशनल फॉग बोल सकते हो, ठीक है? इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है मिस्ट का। मिस्ट क्या होता है? मिस्ट और फॉग में देखो अंतर इतना है कि मिस्ट में थोड़ा मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है। देखने में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मिस्ट है, ये फॉग, ठीक? नॉर्मली मिस्ट को हम ऐसे जगह बोलते हैं जैसे कि माउंटेन्स एरियाज़ हैं जहाँ पर जो भी वार्म एयर है ना, वो जब स्लोप के सरफेस पर थोड़ा-सा राइज़ करता है, तो तुरंत ही ठंडी जगहों के मिलने के कारण वो कंडेंस हो जाता है। वहाँ पर उस फॉग को हम लोग मिस्ट बोलते हैं। वहाँ पर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखो फॉग्स जो होते हैं वो थोड़े सूखे होते हैं जैसे कि हमने बताया और मिस्ट में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। फॉग जो होते हैं वो छोटे-छोटे क्लाउड्स के फॉर्म में हमको देख सकते हैं। इसके अलावा मिस्ट की विजिबिलिटी की बात की जाए तो मिस्ट की विजिबिलिटी लगभग-लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक में वेरिएशन में होती है। ठीक है? अब आती है बात हेज़ की। हेज़ जो है ये अपने आप में आप देखोगे कि कहीं से भी कंडेंसेशन वाला रिलेशन नहीं है यहाँ पर। सिंपल सी बात है जब भी ऐसे अर्बन शहरों में आप जाओगे तो यहाँ पर डस्ट, स्मोक, दूसरे ड्राई पार्टिकल्स ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंट रहते हैं जो कि स्काई को क्लियर देखने की बात नहीं करेंगे। मतलब कि रात के टाइम पर आपको स्टार्स नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो अगर तो आप ईज़िली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप दिल्ली में जल्दी तारों को नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेज़ सिचुएशन है। हेज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डस्ट, स्मोक ये सब सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कंडेंसेशन का कोई मतलब नहीं है लेकिन स्मोक जैसा ही है कुछ-कुछ लेकिन हेज़ जो है वो बेसिकली इन पॉल्यूटेंट्स के कारण होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन-कौन से रीज़न्स हो सकते हैं? आप उसके पीछे ट्रैफिक को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पर होता है। इंडस्ट्रियल से जो आउटलेट्स आते हैं, वाइल्ड फायर्स अगर होते हैं इन सारे रीज़न्स में उसका और प्लस कभी-कभी फार्मिंग जैसे कि प्लफिंग इन ड्राई वेदर। तो क्या होगा प्लफिंग इन ड्राई वेदर से क्या होगा? आप खुद ही समझो कि मान लो सूखा सीज़न है बिल्कुल, आपने उसमें भी प्लफ कर दिया तो जितने भी मान लो कि एयर गैप्स या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर सॉइल्स में एब्ज़ॉर्ब की होंगी, उसको आपने एक्सपोज़ कर दिया या फिर जो भी गैसेज़ होंगी, कोई भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो अगर सॉइल में मिक्स्ड अप होंगे, तो आपने इसको भी एक्सपोज़ कर दिया। इसकी वजह से भी हेज़ी सिचुएशन बनता है। ये इतना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि यहाँ पर आप वाइल्ड फायर्स के यहाँ पर जो नॉर्मली स्ट्रॉज़ वगैरह जलाते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग हेज़ कंडीशन को डेवलप करने में हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट पता है स्मोक। स्मोक जो है वो स्मोक प्लस फॉग को बोलते हैं, ठीक है? या फिर इसको स्मोकी फॉग भी बोल सकते हैं। सिंपली देखो क्या होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल को जलाते हैं या फिर वेहिकुलर एमिशन बहुत ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल एमिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इन सब जगहों से क्या होता है कि स्मोक डेवलप होता है। और अगर ठंडियों के टाइम पर जहाँ पर फॉग भी बनता जा रहा है, अगर उसको भी हम साथ में ले लें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मोक। अब स्मोक के 2 टाइप्स होते हैं, एक सल्फ्यूरियस स्मोक होता है और एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है, जिसको हम डिस्कस करते हैं उससे पहले यहाँ पर एक जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, उस क्वेश्चन को वो क्वेश्चन अभी अच्छा क्लाउड्स के बाद आएगा शायद। तो क्लाउड के बाद वो दिल्ली वाला क्वेश्चन डील करेंगे और प्लस क्लाउड्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो क्लाउड को पढ़ने के लिए
नॉर्मली जैसे कि अभी हम लोग सारे कंडीशंस को देख रहे थे कि कंडेंसेशन से बनता है। नॉर्मली क्लाउड्स भी कंडेंसेशन से बनता है। यहाँ पर हमें बताया था कि भाई अगर एडियाबैटिक कंडेंसेशन होता है तो उसके बेसिस पर हम लोग क्लाउड्स देखते हैं और अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो नॉन एडियाबैटिक कंडेंसेशन से होता है। अब इसके बाद देखो क्लाउड क्या है? क्लाउड सिंपली आप बात कर सकते हो कि जो भी वाटर के छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर मतलब लिक्विड के फॉर्म में या फिर सॉलिड आइस के फॉर्म में टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लाउड बुला सकते हैं। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एडियाबैटिक कूलिंग से ही क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे-जैसे हाइट बढ़ती जाती है, अलग-अलग क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। उनके बेसिस पर या फिर किस तरीके से वो एक्सपैंड करते हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है या ओपेकनेस है, इन सब के बेसिस पर 4 टाइप्स के मेजर क्लाउड्स को हम पढ़ते हैं। इनके बेसिक फीचर्स अगर हम पढ़ लें, तो हम समझेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लाउड्स वाला वो क्लियर होगा। अब देखो इसमें सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस ये 4 तरीके के क्लाउड हैं। अब हम सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं कि आखिरकार ये कैसे-कैसे बनते हैं या फिर कैसे इनको हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रेटस, कभी भी अगर स्ट्रेटस आए, तो आप समझो कि सबसे पहले तो वो स्ट्रैटिफाइड लेयर बाय लेयर में आएगा। ठीक है? और वो हमेशा लो क्लाउड्स बनाएँगे। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, अगर एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ हाइट में आता है, मतलब मिडल हाइट में या फिर आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर रेंज में है हाइट में, तो इसको हम लोग हमेशा एल्टो क्लाउड्स बोलेंगे। ठीक है? तो इस रेंज में मिडल क्लाउड्स में जो भी होगा उसमें एल्टो वर्ड ज़रूर लिखा होगा। और जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊँचाई पर जो भी होता है, वहाँ पर आपको मिलता है सिरस क्लाउड। ठीक है? और इसके बेसिस पर एक जो और क्लाउड हमने बताया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड देखो क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ना, क्यूमुलेट करते हैं वो। आइस के गोले जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो ऊन के गोले जैसे दिखते हों या फिर आइस के गोले जैसे दिखते हों, उनको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस। तो क्यूमुलेट फॉर्म में रहते हैं। अभी इनके पिक्चर्स को भी हम शो करते हैं, तो उसके बेसिस पर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगा। फिलहाल आप इतना समझो कि क्या है, सबसे नीचे स्ट्रैटस होगा, उसके ऊपर एल्टो होगा और उसके ऊपर सिरस होगा। ठीक है? एल्टो जो है वो केवल हाइट को डिनोट करता है, ये कोई क्लाउड का टाइप नहीं है। ठीक है? इस बात को ध्यान रखा है। एक नया वर्ड यहाँ पर और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं निम्बस। निम्बस क्लाउड जो है वो घनघोर बारिश या फिर काला बादल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हमेशा बारिश करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा क्लाउड बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम बोलेंगे निम्बस क्लाउड हमेशा रिस्पॉन्सिबल है। अब ये निम्बस जो है ये स्ट्रैटस वाले लेवल में बनेगा तो इसको निम्बस स्ट्रैटस बोलेंगे। अगर ये नॉर्मली अब इसके बाद जो है ये ऊपर नहीं बढ़ता है। अब बनेगा तो ये सीधे क्यूमुलो निम्बस बनेगा। क्यूमुलो जो है वो क्यूमुलेट होता है, मतलब बड़े लेवल पर आएगा और इस बेसिस पर आप यहाँ पर ये बड़ा सा क्लाउड देख सकते हो। यहाँ पर देखो, मतलब जो सबसे बड़ा घनघोर बारिश वाला जो क्लाउड जहाँ पर लॉट्स ऑफ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है? ये हमेशा एनुअल शेप में होता है। एनुअल मतलब एक ऐसा लोहे का एज होता है। आप अगर जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया होगा वो एनुअल को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो ऐसा कुछ एनुअल शेप होता है, ये लोहे का होता है, इसके ऊपर कुछ रख के ठोकना-पीटना होता है, किसी चीज़ को शेप देने के लिए एनुअल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो शेप होगा ना एनुअल शेप होगा और यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये क्यों होगा एक्सटेंशन? ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि भई यहाँ पे ट्रोपोपॉज़ आ जा रहा है। अब ट्रोपोपॉज़ के चलते इसके ऊपर वापस चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा हमको। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ-साथ इसके ऊपर तो कोई बादल जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहीं पर ये एक्सटेंड होने लगते हैं। तो इसलिए ये वाला एनुअल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है? तो आप क्लाउड्स को इतने लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल के बेसिस पर समझ सकते हो। यहाँ पर देखो सिरो क्यूमुलस है। सिरो मतलब एकदम ऊपर हाइट में होगा और क्यूमुलस मतलब छोटे-छोटे पॉकेट्स में क्यूमुलेटेड होगा। तो ये वाला क्लाउड सिरो क्यूमुलस है। अब जैसे यहाँ पर एल्टो क्यूमुलस लिखा है, तो ये एल्टीट्यूड थोड़ा-सा नीचे आ जाओ और ये भी क्यूमुलेटेड फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग एल्टो क्यूमुलस। ठीक है? ऐसे ही क्लाउड्स को हम डिफाइन करेंगे। अब सिंपल से सिरस, क्यूमुलस और स्टेटस और निम्बस ये 4 तरह के क्लाउड्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सिरस क्लाउड जैसा कि हमने बताया कि हाई एल्टीट्यूड में मिलेंगे, सबसे ऊपर मिलेंगे 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। बहुत पतले होते हैं, डिटैच्ड क्लाउड होते हैं, फेदरी अपीयरेंस होता है। इनको भी वीडियो में भी हम देख लेंगे। इसके अलावा क्यूमुलस क्लाउड है। क्यूमुलस क्लाउड जैसे कि कॉटन वूल जैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यूमुलेटेड फॉर्म में होते हैं। ये 4 से 7 किलोमीटर तक होते हैं। जब भी आप प्लेन से सफर करते हो तो आपको हमेशा क्यूमुलस क्लाउड दिख सकते हैं, एल्टो क्यूमुलस दिखते हैं वहाँ पे। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्यूमुलस क्लाउड जो है वो हमेशा पैचेस में एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि क्यूमुलेटेड होंगे, इधर-उधर स्कैटर्ड होंगे और इनका फ्लैट बेस होता है। ठीक है? तो ये रहा देखो यहाँ पर स्ट्रैटो क्यूमुलस जैसे आप देख रहे हो या फिर सिंपल क्यूमुलस क्लाउड को देख सकते हो। तो ये कुछ मैंने फिगर्स यहाँ पर ऐड किए हैं जिसके बेसिस पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ फोटोज़ मैंने ड्रॉ कर रखे हैं या फिर ऐड कर रखे हैं जिसके बेसिस पर आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। लेकिन और भी बढ़िया समझना है अगर, तो हम एक वीडियो तो भी देखेंगे। स्ट्रैटस क्लाउड्स क्या होते हैं? लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई को कवर करेंगे और क्या कहते हैं कि स्ट्रैटस क्लाउड जो है अगर आप ऊपर से अभी मैं वीडियो में दिखाऊँगा आपको कि जो ऊपर से अर्थ का डायग्राम आप कभी देखते हो या फिर सैटेलाइट से अर्थ का व्यू लेते हो, तो जो सबसे ज़्यादा क्लाउड देखने को मिलता है वो स्ट्रैटस क्लाउड ही होता है। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है? वो स्ट्रैटस क्लाउड कवर करते हैं। सबसे नीचे वाले क्लाउड जिनको हम बोलते हैं। और ये ड्यू टू लॉस ऑफ हीट या फिर मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस अलग-अलग टेम्परेचर्स में ये स्ट्रैटस क्लाउड्स बनते हैं। इसके अलावा निम्बस क्लाउड जो कि ग्रे से डार्क ब्लैक कलर के हो सकते हैं। इनके अलावा आप मिडल लेवल की बात करो तो ये मिडल लेवल पर मिलते हैं और इनकी काफ़ी हाइट होती है। एक्सट्रीमली ओपेक काफ़ी डेंस ये क्लाउड होते हैं और सन रेज़ इनसे आर-पार नहीं हो सकता। ये शेपलेस मास्क होते हैं लेकिन फिर भी एनुअल शेप का यूजुअली हमको क्लाउड दिखता है जो कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग ये वाले होते हैं। तो इन सब के बेसिस पर हाई क्लाउड, मिडल क्लाउड, लो क्लाउड और ये सब जो भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली है। इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उससे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर देखो क्लाउड्स के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या-क्या है, सबसे पहले ये 3 क्लाउड हमने देखा कि ये कौन-सा है? ये है हमारा जो कि एरोप्लेन के ऊपर दिखता है क्यूमुलो क्लाउड। हीप, पाइल इन सब से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है ये वाला जो कि 2000 मीटर के ऊपर लगभग-लगभग दिखता है और ऐसे जो क्लाउड्स दिखते रहते हैं, ये हैं हमारे स्ट्रैटो क्लाउड। ये लेयर में दिखेंगे आपको हमेशा। तो कभी भी आप ऐसे देख रहे हो नॉर्मली जो भी आपको कोई भी बादल दिखते होंगे, तो ये हमेशा आप क्या देखते होगे? स्ट्रैटस क्लाउड ही देखते होगे। इवन जो अर्थ के ऊपर से देखते हो तो सबसे ज़्यादा जो व्यू आता है वो हमारा स्ट्रैटस क्लाउड का ही होता है। ठीक है? ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से आप देखोगे स्ट्रैटस क्लाउड बिल्कुल दूर-दूर तक फैला हुआ होता है। इसके अलावा ऐसे मिस्टी कंडीशन हुई या फिर आप देखो कुछ एयर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, विस्प ऑफ एयर जो सबसे परफेक्ट वर्ड है इसके लिए। विस्प ऑफ एयर बहुत ऊँचे पे बनेंगे ये 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऊपर और ये छोटे-छोटे ऐसे पार्टिकल्स बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये ऐसे खींचे-खींचे से बिल्कुल आपको दिखेंगे। इनको हम लोग बोलते हैं सिरस क्लाउड। ठीक है? तो एक मोटा-मोटा इन्फॉर्मेशन आपका या फिर एक मोटा-मोटा इमेज जो है वो आपका सभी क्लाउड्स के ऊपर बन गया। तो ये हैं अल्टो क्लाउड्स जो कि थोड़े ऊँचाई पर होते हैं, बीच में सेंटर्ड होते हैं। अब इसमें आप अल्टो क्यूमुलस भी देख सकते हो जैसे कि जो अभी आप देख रहे हो, ये अल्टो क्यूमुलस क्लाउड हो सकता है। ठीक है? ऐसा अल्टो क्यूमुलस क्लाउड होगा। ठीक है? आप आसानी से अब इसको पहचान जाओगे जब भी आसमान में देखोगे। ये अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। ठीक है? इसके अलावा ये अल्टो सिरस कुछ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये 2 अलग-अलग हाइट्स की बात हो रही है, वहाँ पर कभी भी नहीं आएगा।
सीरो क्लाउड जो या फिर सीरस क्लाउड जो होते हैं वो बहुत विस्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये डबल एल्टो पर आएँगे या फिर बहुत ऊपर रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं कुछ-कुछ, तो ये होते हैं सीरो क्यूमुलस होंगे। ये सीरो स्ट्रेटस क्लाउड हैं, आप देख सकते हो कि सीरो हैं लेकिन स्ट्रैटिफाइड ऐसे कुछ बनेंगे? नहीं। तो इस तरीके से अब सबसे खतरनाक निम्बस क्लाउड, जो कि रेन क्लाउड्स होते हैं। ऐसे काले घनघोर बादल जो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस और इनका एक परफेक्ट शेप की हम बात कर रहे थे, जो एन्विल शेप आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया फिगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, इनकी हाइट देख रहे हो कितनी ऊपर है। नीचे तो आप देख रहे हो छोटे-छोटे ये जो बादल हैं, ये कौन से बादल होंगे? ये होंगे क्यूमुलस क्यूमुलस क्लाउड्स हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स में भी ये कौन से नीचे वाले, तो ये क्यूमुलो स्ट्रेटस होंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो एनुअल शेप देख रहे होंगे और इसका कलर देखो, यहाँ पर तो ये सारे व्हाइट-व्हाइट कलर के हैं, लेकिन ये थोड़ा डार्क ग्रे कलर का है, इसीलिए ये होगा हमारा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक है? अब निम्बो स्ट्रेटस की बात करें, निम्बो स्ट्रेटस मतलब नीचे के फॉर्म में। सिरो निम्बस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप खुद ही सोचो, क्योंकि निम्बस जो है वो बारिश लेके आता है और सिरो बहुत ऊपर है। तो बहुत ऊपर वाले बादल एकदम से बारिश नहीं करते हैं, वो पूरा अगर नीचे से ऊपर तक पूरा वेरिएशन में रहेंगे, तो वो बादल बारिश करते हैं। सिरो वाले स्टेटस पे ये बारिश नहीं करेंगे, ठीक है? तो सिरो निम्बस भी नहीं होता है। नॉर्मली देखा जाए तो हम लो रीजन में इन 2 बादल को देखेंगे, हाई पर ऐसे कुछ देखेंगे और मिडल लैटिट्यूड्स पर इन सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कौन-सा है? सॉरी, ये वाला जो है, ये हमारा सिरो क्यूमुलस है, ये हमारा सिरो स्ट्रेटस है और ये सिरस क्लाउड है। नॉर्मली इस तरीके से ये कौन-सा है? एल्टो स्ट्रेटस है, ये एल्टो क्यूमुलस है। यहाँ पर ये वाला बादल कौन-सा है? ये स्ट्रेटस होगा ना, तो ये क्यूमुलो स्ट्रेटस क्लाउड होगा और ये स्ट्रेटस क्लाउड है, सिंपल। या फिर हाँ, सिंपल ये स्ट्रेटस क्लाउड है। तो इतनी बातों को हमको गौर देना था। अब इसी के बेसिस पर मोटा-मोटा आपको इमेज आपके दिमाग में बन गया होगा कि हाँ, कुछ ऐसे ही फॉर्म में होते हैं बादल और इनको क्या नाम देना है, कौन से बादल कैसे होते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आप ईज़िली अब टैकल कर सकते हो, ठीक है? चलो, वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सन का जो हेलो होता है, जिसमें हम लोग चमकता हुआ हेलो देखते हैं ना, हेलो मतलब कि ये जैसे कि हम भगवान लोगों के पीछे भी हेलो बनाते हैं, ऐसे वाला। जो रेज़ होता है इसको बोलते हैं हेलो। तो ये जो हेलो है ये आखिरकार कैसे प्रोड्यूस होता है? कहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है? तो इसका आंसर है आपका कौन-सा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन-सा बादल फैला होता है? सबसे ज़्यादा बादल होता है स्ट्रेटस क्लाउड। तो स्ट्रेटस क्लाउड के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट्स होते हैं, इनसे रिफ्रैक्ट होके सन का हेलो फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। फिर व्हिच टाइप ऑफ क्लाउड डज़ नॉट इंडिकेट फेयर वेदर? कौन-सा खतरनाक कंडीशन बताएगा? तो आप बिल्कुल समझते हो इस चीज़ को, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। इसके अलावा द क्लाउड फॉर्म्ड नियर द ग्राउंड इज़ नोन एज़, सबसे नीचे कौन-सा क्लाउड बनता है? अभी देखा हमने स्ट्रैटस क्लाउड बनता है, ठीक है? फिर स्मोक की हम बात कर रहे थे कि फाइनली हम स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो स्मोक, जैसा कि हमने बताया कि स्मोक प्लस फॉग या फिर स्मोकी फॉग को हम लोग स्मॉग बोल सकते हैं। क्या होता है, कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है? अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? जो कि नॉर्मली डायरेक्टली एमिट करते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक, ये सारी चीज़ें हैं। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो ऐसे ही प्राइमरी जो भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका एटमॉस्फेयर के साथ कुछ इंटरैक्शन होगा और ये फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में चेंज होंगे, जैसे कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम लोग पैन बोलते हैं। इवन ओज़ोन जो है ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को समझ सकते हैं। स्मॉग जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सल्फ्यूरस स्मोक और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मोक। दोनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट हो रहा है, यहाँ पर पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसके बाद जो सल्फ्यूरस स्मोक की हम बात कर रहे थे, इसको हम लोग लंडन स्मोक भी बोलते हैं, ठीक है? लंडन स्मॉग मतलब सल्फ्यूरस स्मॉग। नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सबसे पहले 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ऐसा सबसे पहले स्मॉग लंदन में ही देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था। तो सल्फर का एमिशन या फिर सल्फर ऑक्साइड्स का एमिशन या कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ गया था, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वहाँ की बिल्कुल से चली गई थी। तो इस बेसिस पर इसका नाम दे दिया गया लंडन स्मॉग और यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। सल्फर ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता कैसे है? जब भी आप मान लो किसी भी फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल को जलाते हो, तो कोल को जलाने से सल्फर ऑक्साइड्स का एमिशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है? अब इस बेसिस पर क्या होगा कि जैसे ही कंसंट्रेशन इनका बढ़ेगा, तो जो भी पार्टिकुलेट मैटर हैं इस पूरे रीजन में वो भी काफ़ी हद तक बढ़ेंगे और इनको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मोक। दूसरा आता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं। यहाँ पर फोटोकेमिकल यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस एंजलिस स्मोक। वही बात है कि सबसे पहले यहाँ पर देखा गया था, इसलिए इसको फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। बेसिक फीचर क्या है? क्या होता है कि जो भी अर्बन एरियाज़ होते हैं, उनका वेहिकुलर यूज़ेज़ काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस जो भी है वो एमिट करते हैं वो। तो इन सब के बेसिस पर देखोगे कि वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ पर स्मोक, ये सब बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम स्मॉग की बात करते हैं, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में ना ही इसको स्मोक की ज़रूरत है, ना ही फॉग की ज़रूरत है। ये सिंपली क्या होते हैं, इस स्मोक के अंदर आप देखोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन के वेपर्स या फिर ऑटोमोबाइल से निकले हुए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। इनका मतलब सनलाइट के प्रेज़ेंट में इनका कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है और उसके बेसिस पर ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनते हैं। देखो ऐसे,
इनका पर्टिकुलर रिएक्शन कुछ इस हिसाब से होता है कि जो भी नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड इनको बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक आप बोल सकते हो कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो यहाँ पर, तो उसके साथ जब भी रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में टूटता है, फ्री रेडिकल जर्मिनेट होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रेडिकल जनरेट होगा, ये वापस से ऑक्सीजन प्रेजेंट जो भी रहता है एटमॉस्फेयर में उसके साथ मिलकर ओजोन बनाता है। तो ओजोन इसीलिए एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के नाम पर आता है। अब यही ओजोन अपने आप में फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इवन देखो कि जो भी यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, ये भी फर्दर ऐसे ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स होगा और ये पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनेगा, पैन। अब इन सब के लिए यहाँ पर यूवी रेस का भी होना काफी जरूरी है। तो नॉर्मली नेट रिजल्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये वॉल्केनिक कह रहा हूँ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में ये ओजोन, पैन और दूसरे ऑक्सीडेंट्स जो भी बनाते हैं, ये सब जो है हमारे स्मोक के अंदर में है। ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारे फोटोकेमिकल स्मोक। अब सरफेस लेवल ओजोन कंसंट्रेशन जो होती है वो अगर बढ़ जाए, तो सरफेस लेवल की बात करें तो वो अनहेल्दी है भाई। अगर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है, वो तो हमारी यूवी रेस को हमारे लिए प्रोटेक्ट करता है कि अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर हमारे नीचे वाले लेवल पर मतलब ट्रोपोस्फियर में अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए 70 पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा, वो भी 8 घंटे से ज्यादा इतना मेंटेन हो पाए, तो यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक बनने लगता है। ठीक है, तो ओजोन एक बेसिक फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। और क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स देख सकते हो आप इससे। तो सबसे पहले एक तो जो भी परऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट है या फिर ओजोन है, इन सब के आने से आंखों में इरिटेंट्स या फिर इरिटेशन होने लगती है। तो आप यूजुअली अभी आज के टाइम पर भी अगर दिल्ली में कभी भी बाहर निकलो और आपने नॉर्मली ऐसे ही थोड़ी दूर रोड पर टहल लिया, घूम लिया और थोड़ा बाइक से ट्रैवल कर लिया बिना हेलमेट लगाए हुए या फिर बिना गॉगल्स पहने हुए, तो आपकी आई में इरिटेशन होता है। और इसको ही ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर परऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ गया है। इवन ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड के इरिटेशन के साथ साथ केवल आंखों में ही नहीं बल्कि नाक में, थ्रोट में, इन सब में भी इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। इनके कारण चेस्ट पेन, हेड एक और इसके साथ थ्रोट का सूखापन या फिर कफ होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखती हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो रबर को क्रैक करने के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और केवल रबर ही नहीं बल्कि मेटल के कोरोजन के लिए, स्टोन्स को कोरोड कर देता है। इवन जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं इनको भी कोरोड कर देता है। जो भी पेंटेड सर्फेस होते हैं इनको तोड़ देता है, मतलब इनको भी कोरोड कर सकता है और प्लांट लाइफ के ऊपर भी एक हैवी इंपैक्ट देता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक का अपना बहुत बुरा असर है। आप देखो कि जो भी लॉस एंजल्स, बीजिंग, दिल्ली, मेक्सिको ऐसे शहर हैं जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है, और ये सारे रीजन जहाँ पर भी आप देख रहे हो ये सब के सब काफी ठंडी जगह पर है। मतलब कि आप देखो दिल्ली रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा ऊपर ही आता है। तो आप यहाँ पर दिल्ली वगैरह में जहाँ पर ठंड ज्यादा होती है वहां पर आप देखोगे, हमने जब टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण पॉल्यूशन ट्रैप करने की क्षमता होती है। जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन हम यूजुअली देखते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या था कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है, लेकिन कभी कभी ये इन्वर्ट हो जाता है, ऊपर चलने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो इसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो जहां पर भी लेयर की मिक्सिंग होगी वहां पर कुछ पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाएंगे, मतलब स्मोक या फिर जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वहां पर पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है। इसके चलते भी स्मोक फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं। अब देखो कि बहुत मौतों के कारण भी बनते हैं ये, लोगों की जो भी लाइफ है वो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है। इवन देखो आपको कुछ बातें जो याद रखनी है यहाँ से कि स्मोक जो है उसके अंदर क्या क्या होते हैं। एक तो ओजोन होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि अपने आप में कार्सिनोजन है, और पैन वगैरह होते हैं, सूट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों में स्मोक को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो टेम्परेचर इन्वर्जन और ये कुछ विजिबिलिटीज को भी ये अफेक्ट करते हैं। तो इन सब बेसिस पर यहाँ पर मैंने कुछ ये स्लाइड्स दी हुए हैं, आप इनको पॉज करके आराम से, ये रटने वाली चीजें हैं तो आप इनको आराम से घर बैठ के एक बार रट लेना। जीएस मेंस क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये तीनों ही मेगा सिटीज हैं, तभी एयर पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में इन दो सिटीज के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा है। इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि दिल्ली के आसपास में पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा हैं, इवन वेहिकुलर एमिशंस, कुछ ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन और फॉर्म स्ट्रॉ बर्निंग, ये सारे रीजंस हैं। एक एक करके समझते हैं। पॉलिटिक इंडस्ट्री इन क्लोज विसिनिटी इन दिल्ली, मतलब क्या है कि आप जानते हो कि दिल्ली के आसपास वाले रीजन में गाजियाबाद रीजन है या फिर दूसरा नोएडा रीजन है, इन सब जगहों पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज खुले हुए हैं। इवन दिल्ली में भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, तो इन सबसे पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा होता है। वेहिकुलर एमिशन की बात की जाए तो हर एक मेगा सिटीज में आप देखोगे कि व्हीकल्स काफी ज्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब का एमिशन काफी ज्यादा होता है। तो ये सब कंडीशंस और एग्रीवेट होते हैं अगर वहाँ का ज्योग्राफी और क्लाइमेट ऐसा हो। यहाँ पर ज्योग्राफी और क्लाइमेट के बेसिस पर क्या है कि दिल्ली जो है ये अपने आप में कॉन्टिनेंटल सिटी है, मतलब कि यहाँ पर ओशन सरफेस का कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि मुंबई, कोलकाता, ये सब जगह पर यहाँ पर अगर पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा होते भी हैं तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इन सब के चलते पॉल्यूटेंट्स दूर दूर चले जाते हैं, मतलब ओशन सरफेस के ऊपर ऊपर चले जाएंगे। तो इन सिटीज के ऊपर इतना ये स्मॉग कंडीशन या फिर इतना पॉल्यूशन देखने को मिलता नहीं है। साथ ही साथ ये जो दोनों हैं सिटीज, ये ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करते हैं। तो इसके बेसिस पर आप देखोगे कोलकाता के नीचे नीचे अगर मतलब ट्रॉपिकल रीजन के नीचे लाई करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है। दिल्ली में काफी ठंड पड़ती है जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स इसीलिए ट्रैप हो जाते हैं और लंबे समय के लिए ट्रैप होते हैं, जो कि स्मॉगी कंडीशन बनाते हैं। इसके अलावा हमें पता ही है कि आस-पास के पंजाब, हरियाणा वाले रीजन में, जहाँ पर एग्रीकल्चरल रीजन में स्ट्रॉ बर्निंग होती है, जला देते हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। उनको लगता है कि उससे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी डायरेक्शन जो होती है विंड की इस हिसाब से होती है कि वो दिल्ली तक आ जाती है। तो इसकी वजह से भी पॉल्यूशन का एक बड़ा लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है? 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फोटोकेमिकल स्मोक इज़ करेक्ट? तो सबसे पहला है कि फोटोकेमिकल स्मोक इज़ ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। भई फोटोकेमिकल स्मोक है, सल्फ्यूरस स्मोक की बात नहीं की गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है इट अकर्स इन द रीजन इन व्हिच एयर कंटेन्स हाई लिक्विड वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट ज़्यादा होने से फोटोकेमिकल स्मोक का कुछ लेना-देना है ही नहीं। तो ये भी गलत है। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, रिलेटिव हाइड्रोकार्बन्स एंड सनलाइट। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यही स्टेटमेंट मुझे लगता है सही है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्मोक के कारण को बनाता है। एक ओजोन है, ओजोन तो हमने पढ़ा ही है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड देखो आप इसमें कंफ्यूज हो गए, चलो इसको छोड़ देते हैं। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी हमने देखा था, ये भी थे। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये देखा था क्या, ये गलत हो जाएगा। याद रहे कि स्मोक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 3 को तो आप यूं ही एलिमिनेट कर दो। 1, 2, तो मतलब आपका आंसर या तो 1, 2 होगा या फिर 1, 2, 4 होगा। 2 में कंफ्यूजन थी, तो आंसर तुम्हारे पास आ ही गया है कि आंसर डी है यहाँ का। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जिस हिसाब से हम अभी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे ना, तो आप यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट कर सकते हो। वो भी एक प्रकार का स्मोक फॉर्मेशन में हेल्प करता होगा। ठीक है? तो वीओसी जहाँ पर लिखा था वहाँ पर आप फॉर्मल्डिहाइड को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो इस बेसिस पर फॉर्मल्डिहाइड भी स्मोक फॉर्मेशन में अपना कॉज बन सकता है। ठीक है? तो ये पूरा लेक्चर है आज का। आशा करता हूँ कि ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से बारिश जो भी होती हैं, उनके कितने टाइप होते हैं, क्या-क्या कंडीशंस बनते हैं। मतलब अगला टॉपिक हमारा रेनफॉल से रिलेटेड